बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट तस्लीम अल इस्लाम। नाज़रीन, आज हम करंट अफेयर्स के जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं उसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका इंडो पैसिफिक जो हिकमत अमली है क्या वो कामयाब हो पाएगी, और उसके साथ साथ रूस और चीन की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसके क्या रंग होंगे। और तीसरी और सबसे अहम बात, रशिया और इंडिया की जो दूरियां हैं इनके अंदर और कितनी खलीज पैदा होने जा रही है, इन सब के ऊपर हम बात करेंगे स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ग्रुप के बानी मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार साहब से। मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार साहब, मैं आपको इस शो में खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले सर ये फरमाइएगा कि रशिया और इंडिया की जो दोस्ती थी, जो कि एक हनीमून पीरियड चल रहा था पिछले काफी सालों से, बल्कि दहाइयों से कहना चाहिए, वो एकदम से उसके अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली होने जा रही है और कुछ वाजिया तौर पर नजर भी आ रही है। इसको आप किस तरह देखते हैं? जी, आपने बड़ा ज़बरदस्त बात की। आप देखें, जब से मोदी सरकार आई है तो हम देख रहे हैं कि जो इंडियन सरकार है, वो आहिस्ता-आहिस्ता रशिया के कैंप से निकल के अमेरिका की तरफ जा रही है और यूँ महसूस हो रहा है कि अमेरिका की वैल्यू रशिया की निस्बत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि 1950 में इंडिया के और रशिया, जो उस ज़माने में सोवियत यूनियन कहलाता था, इनके ताल्लुकात का जो है आगाज़ हुआ और रूस ने हर मौके पे, हर मसले में, हर चीज में एक वफादार दोस्त होने का इंडिया के साथ सबूत दिया। और हर, आप जानते हैं, चाहे वो 71 की जंग हो, चाहे वो 65 की वॉर हो, या उसके बाद जो दीगर मसाइल हैं, हर मौके पे इंडिया अगर किसी के ऊपर ट्रस्ट करता था और वो ट्रस्टफुल अलाई उसके साथ खड़ा होता था तो वो रशिया होता था। लेकिन फिर हमने देखा कि कोल्ड वॉर के खात्मे के बाद रूस टूट गया। अब ताकत का जो मरकज था, जो ओवरवेलमिंग पावर थी दुनिया के अंदर, वो अमेरिका थी। और अमेरिका की तरफ आहिस्ता 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 इंडिया ने मूव करना शुरू कर दिया। और ये मोदी साहब के आने के बाद तो एक साफ नजर आना शुरू हो गया कि अब रशिया से ज्यादा इंडिया जो है वो अहमियत दे रहा है अमेरिका को। जिस तरीके से ट्रंप का इस्तकबाल हुआ, या उससे पहले पिछले साल जो है वो जो हाउडी, जो मोदी की तकरीब हुई और उसमें ट्रंप को एक सियासी जलसा बना दिया गया, जिसके अंदर खिताब करने का मौका दिया गया। और अब फिर अब जब ये इंडिया के दौरे पे आया, जिस तरीके से उसे वीवीआईपी ट्रीटमेंट दी गई, तो ये नजर आ रहा था कि क्या है। अच्छा, इसमें एक बड़े मजे की आपको बात बताऊं कि जितनी गर्मजोशी अमेरिका, जो जितनी गर्मजोशी इस वक्त इंडिया की तरफ से दिखाई दे रही है, अमेरिका की तरफ से इतनी गर्मजोशी नहीं नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका सिर्फ एक ट्रांजैक्शनल किस्म के ताल्लुकात चाह रहा है। वो चाह रहा है कि चाइना के खिलाफ एक तो इंडिया को यूज करे, नंबर टू वो ये चाह रहा है कि जो इसकी इंपॉर्टेंट बेसिस हैं अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर, उनको यूज कर सके। और ऑफ कोर्स कि जो एक बहुत बड़ी मंडी है अजनास की, उसको एक्सप्लॉइट कर सके। अच्छा, आप ये भी जानते हैं कि पिछले साल जो है ट्रेड की कुछ सैंक्शंस लगाई थी अमेरिका ने इंडिया के ऊपर, अभी तक उनके ऊपर भी कोई ऐसी खास पेशरफ्त नहीं हो सकी। लेकिन जब इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऐसे महसूस हो रहा है कि इंडिया ये तसव्वुर कर रहा है कि एक तो चाइना के साथ उसे खतरा है ही है, दूसरा वो ये सोच रहा है कि इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी चूंकि अमेरिका है, तो इसलिए टेक्नोलॉजी और बाकी चीजों के अंदर उसको ज्यादा फायदा इस वक्त अमेरिका से मिल सकता है, ना कि रशिया से। जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि रशिया की साइड भी अब पीछे होती हुई नजर आ रही है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल आपको याद होगा कि ये गलवान के मामले के बाद ये जो जून में गुजरा, जिसमें इनके 20 फौजी एक कर्नल समेत मारे गए, और काफी जो है दर्जन से ज्यादा जो है इनके अफसरान और फौजी जो है चाइनीज पीएलए ने जो है वो काबू कर लिए, पीओडब्ल्यू बना लिए। तो राजनाथ सिंह साहब गए थे वहां पे जून के अंदर रशिया के अंदर रिक्वेस्ट करने के लिए कि हमें ये हथियार चाहिए और काइंडली हमें जो S-400 जो है ना, जिनकी हमारी डील हुई है, वो जल्दी पहुंचा दिए जाएं। तो हमने उसमें रशिया का जो रिस्पांस देखा वो ये था कि रशिया ने कहा कि हम आपको ये चीजें यानी कि 2021 से पहले नहीं दे सकते। तो ऑफ कोर्स हम चीजें बेचने के लिए तैयार हैं, लेकिन 2021 के बाद आपको S-400 जो है ना वो मिलने शुरू होंगे। इसी तरीके से हम देखते हैं कि अभी इन्होंने बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि रशिया से को किसी तरीके से अपने हक में कर सकें, लेकिन अभी तक हमें जो रशियन प्रेसिडेंट और रशियन जो स्टेट का जो हमें रोल नजर आ रहा है, चाइना और इंडिया के इस जो तनाजा इस वक्त चल रहा है लद्दाख के ऊपर, वो एक न्यूट्रल जो है उनका रोल नजर आ रहा है। ना वो किसी चीज के ऊपर इंडिया की बेजा हमायत कर रहे हैं, ना वो चाइना के ऊपर किसी किस्म का जो है दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, फैसिलिटेट करने के लिए बातचीत की वो जरूर वो कर रहे हैं एक पुराने दोस्त होने के नाते, लेकिन अपना लेवरेज जो है वो
जो है इंडिया की साइड पे डालने के लिए रूस नजर नहीं आ रहा। सर अगर इसके साथ साथ अगर हम दूसरी साइड पे देखें तो रशिया का जो झुकाव है, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उनकी, वो इस वक्त चाइना के साथ बड़े अच्छे तरीके से नेक्स्ट फेज में जा रही है। अगर ये नेक्स्ट फेज में चली गई तो ये क्या इंडिया के लिए बहुत बड़ा खतरा नहीं बन जाएगा? मैं तस्लीम भाई इसमें मैं आपको कहूंगा कि जा नहीं रही, जा चुकी है। क्योंकि आप जानते हैं कि इंडियंस काफी कोशिश कर रहे थे जब ये जून में जब गए, तो इंडियन एम्बेसडर जो वहां पे हैं, उनका नाम है डी बाला वेंकटेश वर्मा। वो उन्होंने एक आइडिया फ्लोट किया कि इंडो पैसिफिक के अंदर जो है ना, रशिया है वो भी शामिल हो जाए। और उसमें बड़ी कोशिशें हुई। अभी हाल ही में 28 जुलाई को द प्रिंट के अंदर एक आर्टिकल छपा जिसके अंदर उन्होंने कहा कि ये बाला साहब जो है बहुत कोशिश कर रहे हैं। उनकी डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर से भी हाल ही में बात हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम ग्रेटर यूरो एशिया के ऊपर रशिया को अनकंडीशनल सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्योंकि हम एक पुराने दोस्त हैं और हमारे कई मामलात पे मफादात एक है, तो रशिया भी इंडो पैसिफिक के अंदर जो है ना शामिल हो जाए और मदद करे एक जो इंडिया के नजदीक जो बेहतरीन ऑर्डर है उसको लाने के लिए। इस जो रिक्वेस्ट और ये जो प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही थी इंडियन लीडरशिप की तरफ से, उसका जवाब जो है वो 11 सितंबर को हुआ, जिसमें चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी और उनके जब मुलाकात हुई रशियन फॉरेन मिनिस्टर लेवनोव के साथ, तो वहां पे जो उसकी जो दोनों की स्टेटमेंट सामने आई, उनसे ऐसे लगता है कि एक हमेशा हमेशा के लिए जिसे कहते हैं मुंह बंद करवा दिया उन्होंने इंडिया का, जिसमें रशियन साइड ने ये कहा कि अमेरिका जो है वो इंडो पैसिफिक के जरिए जो है इलाके के अंदर बदअमनी फैलाना चाहता है। और चाइनीज की तरफ से आया कि चाइना और रशिया दोनों जो हैं वो इलाके के अंदर स्टेबिलिटी की एक बहुत बड़ी अलामत है। और साथ रशियंस ने ये भी कहा, रशियन जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने कहा कि अमेरिका मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मसाइल खड़े कर रहा है और वो जो सिक्योरिटी की जो कंडीशन है, स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। और इस तरीके से खुल के जो है रशिया पहली दफा जो है उन्होंने कहा हमें जॉइंट जो कॉपरेशन है, हमारी पार्टनरशिप जो है वो जो है दुनिया के अंदर स्टेबिलिटी की एक के लिए एक बहुत बड़ी जरूरत है। तो इसे एक चीज तो साबित हो गई कि रशियंस ने खुल के अपना सारा वेट चाइना के साथ डाल दिया कि हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट भी करेंगे, कोऑर्डिनेट भी करेंगे। अच्छा, इसमें एक और मैं आपको बात बताता चलूं कि पिछले साल जुलाई में आपको याद होगा कि रशियन और चाइनीज जो प्लेन्स थे उन्होंने साउथ कोरिया और उसकी जापान की एरोस्पेस जो है वो वायलेट की थी, जिसके वजह से जो है साउथ कोरियन जहाजों को, फाइटर्स को चैलेंज करने के लिए वार्निंग शॉट्स भी जो है वो भी फायर करने पड़े। वो बेसिकली एक मैसेज था इलाके के लोगों को, खासतौर पे साउथ कोरिया, जापान जो आप जानते हैं अमेरिकन अलाई हैं, उनको ये एक मैसेज देना था कि जो एशिया पैसिफिक है उसके अंदर जो है जितना वेटेज है रशिया का, और जो कोऑर्डिनेशन जो बात होगी वो साथ चलेंगे, चाइना और रशिया मिलके साथ चलेंगे। अच्छा, इसमें एक और मैं बात बता दूं कि ये अभी जब ये शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही थी, ये 11 सितंबर का आपको मैंने बताया कि दो वज़राए खारजा भी मिले मॉस्को के अंदर, वैंगी और क्या नाम है रशियन। तो इससे पहले 9 से 10 के दरमियान आसियान की भी एक कॉन्फ्रेंस हुई है। अब आप जानते हैं कि कोशिश की जा रही थी कि आसियान के अंदर दरार आए, जो कि इस जॉइंट जो उनकी स्टेटमेंट है उसके अंदर इन दोनों फॉरेन मिनिस्टर ने कहा भी कि आसियान को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। रशिया ने कहा कि हम इंडो पैसिफिक को नहीं मानते, हम चाहते हैं कि एशिया पैसिफिक के जो मामलात हैं बेसिकली वो अफाम तफहीम और आसियान के प्लेटफॉर्म से ही हल किए जाएं। अच्छा, मजे की बात ये कि जो ये जो 8 से 10 के दरमियान जो है, यानी कि ये 2 दिन की जो आसियान फॉरेन मिनिस्टर लेवल की जो कॉन्फ्रेंस हुई है, उसकी जो कम्युनिक आई है वो भी बड़ी जो है पॉजिटिव आई है चाइना और रशिया के लिए। और उन उसमें जो रुकन ममालिक हैं उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि हम हमारे मसाइल जरूर हैं, जिससे आपको पता है कुकूज आइलैंड चाइना के जो है फिलीपीन और बाकी कुछ ममालिक के साथ टेरिटोरियल डिस्प्यूट चल रहे हैं, लेकिन उन सब ने ये कहा है कि हम लीगल और डिप्लोमेटिक तरीके से हम अपने मसाइल को हल करेंगे। और ताकत का इस्तेमाल को उन्होंने रूल आउट कर दिया कि ऐसा हम कुछ नहीं होने देंगे, क्योंकि वो भी समझते हैं कि चाइना एक बड़ी पावर है, खासतौर पर बीआरआई के जरिए वो इन सब की बेहतरी के लिए बात कर रही है। सर जब कनेक्टिविटी बढ़े, ट्रेड सर अगर बढ़ेगी। इस सारे सिनेरियो को ओवरऑल तनाजुर में देखा जाए तो यहाँ पर जो अमेरिकी इंडो पैसिफिक हिकमत अमली है वो किस हद तक कामयाब हो सकती है? सर, इंडो पैसिफिक तो खत्म हो गया ना। देखें, जब रशिया चाइना के साथ खड़ा हो गया। अच्छा, मजे की आपको मैं बात बताऊं
के मेजर पार्टनर्स हैं वियतनाम और इंडोनेशिया, और दोनों आप जानते हैं कि आसियान के बड़े जो हैं वो अहम रुकन ममालिक और ताकतवर ममालिक हैं। अब रशिया के ये दोनों मेजर अलाइज हैं, तो इन्हीं ममालिक और रशियन डिप्लोमेसी लग रहा है कि चाइना इस बात पे बहुत खुश है कि रशिया अपना लेवरेज आसियान ममालिक के ऊपर लगा रहा है। अच्छा, एक आपको बहुत अहम इंफॉर्मेशन जो है वो देता चलूं कि पिछले साल अक्टूबर के अंदर आसियान के सदूर और वज़राए आजम का इजलास हुआ था। अच्छा, उसमें हुआ ये कि तमाम ममालिक ने अपने सदूर और वज़राए आजम भेजे। अमेरिका ने अपना अंडर सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स विल्बर रॉस जो है उनका उसको जो है ना हेड बना के वहां पे भेजा, जिसकी वजह से बहुत ऑफेंड हुए आसियान के जो वहां पे प्रेसिडेंट्स और पीएम्स आए हुए थे। और उसके बाद मजीद ये अमेरिका ने ऑफेंड ये किया, उन्होंने कहा जो असल बात होगी अब आप लोग आ जाए अमेरिका, हम अमेरिका में बैठ के बात करेंगे। जो किसी भी तरीके से ममालिक ने इस चीज को खास नहीं लिया। तो अब इंडो पैसिफिक कहां पे गई? अब ऐसे लग रहा है कि वो जो हमने पिछले प्रोग्राम में भी बात की थी कि क्वाड्स को ये फैलाना चाह रहे हैं। तो क्वाड्स के अंदर दो तो आपकी आ गई जी ऑस्ट्रेलियन बड़े आजम की कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। दो ममालिक जो हैं जिसमें साउथ कोरिया और जापान जो है वो एशिया के हैं। उसके अलावा तो हमें कोई ऐसा लाइन नजर आ रहा है, या फिर इंडिया नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप इंडिया को भी देखें तो वो अपने चारों तरफ से इस वक्त गिरा हुआ है प्रो चाइनीज स्टेट से। मसलन बांग्लादेश जो है वहां पे आपको पता है कि पहली सबमरीन बेस चाइना बना रहा है, वो बीआरआई का हिस्सा बन चुका है। उसके बाद आ जाए आप श्रीलंका में, श्रीलंकन गवर्नमेंट जो है इस वक्त, उनका तो ये ख्याल है कि पिछली दफा जब प्रेसिडेंट को हटाया गया था तो वो उस साजिश के अंदर अमेरिका और इंडिया दोनों इन्वॉल्व थे, वो भी बीआरआई का हिस्सा है। पाकिस्तान बीआरआई का हिस्सा है, नेपाल बीआरआई का हिस्सा है। यानी कि गर्ज के इस इंडो पैसिफिक के अंदर तो हमें सिर्फ जापान और साउथ कोरिया नजर आए, लेकिन इंडो के अंदर भी जो इंडो है उसको भी चारों तरफ से जो है प्रो चाइनीज ने जो है घेरा हुआ है। तो अब मुझे नहीं लग रहा कि ये किसी भी हालत में किसी भी लेवल के ऊपर ये स्ट्रेटेजी जो है वो कामयाब हो पाएगी। चाइना ने बहुत आराम से, बहुत मिच्योर तरीके से अपने आप को स्टैब्लिश किया है, लोगों की हमदर्दियां ली हैं, उसने इकोनॉमिक जो तरक्की के वादे किए हैं, और अब वो छाता जा रहा है और इसको हटाने का कोई तरीका नहीं है। इसी वजह से मसाइल खड़े किए जा रहे हैं, जैसा कि जो है खुद रशियन एफएम ने कहा कि अमेरिका खुद थ्रेट्स जो है वो क्रिएट कर रहा है, अनरेस्ट क्रिएट कर रहा है ताकि उसे एक्सप्लॉइट किया जा सके। और इसमें आपको मैं बताऊं, इस पे मैं बल्कि आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी दिन हम ये हाइब्रिड वॉर पे बात करें। इस वक्त हाइब्रिड वॉर की जब हम बात करते हैं तो वो सारा हम जो है रशिया पे डालते हैं, लेकिन अमेरिका भी इस वक्त एक हाइब्रिड वॉर के अंदर इन्वॉल्व है, और उसके आगे कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। और इसी चीज को सामने रखते हुए एक जॉइंट कॉर्पोरेशन जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की जो है उसके ऊपर भी बात हुई बहुत है। शुक्रिया बिलाल इफ्तिखार साहब आपके वक्त का। नाजरीन, बहुत जल्द हम हाइब्रिड वॉर के ऊपर एक नया प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने होस्ट तस्लीमुल इस्लाम और हमारे को होस्ट मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।